हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज से हम लोग अपना ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ना, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग फोर्सेस, और बीच में न्यूमेरिकल के टाइम पर भी मैंने आपको बार बार बताया कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी हम कॉमन वर्ड्स ये यूज करते हैं टाइम टू टाइम। तो इन दोनों का ही मतलब है, ग्रेविटी तो जनरली कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय एनी हेवनली बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाय टू इट। और ग्रेविटेशन एक कॉमन नेम है, एक तरह से कॉमन टर्म यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस universe, and this force, reason for this force is their mass, है ना। देखिए, ये हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर न्यूटन ने डिस्कवर किया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कोई भी दो मटेरियल बॉडीज, कोई भी ऐसी कोई भी दो चीजें जो कि मैटर से कंपोज्ड हो और किसी भी फेज में हो मैटर, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फेज में मैटर एग्जिस्ट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दो मटेरियल बॉडीज हैं और विसिनिटी मतलब आसपास में रखी हुई है, एक दूसरे के इंटरेक्शन रीजन में है, तो दोनों जो है मतलब म्यूचुअली दे बोथ एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ओवर ईच अदर। इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या कॉमनली इसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे अगर हम देखें इस यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती है उनको हम चार कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है नेचर में होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दैट बाइंड्स दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखने का काम ये न्यूक्लियर फोर्स करती है, और ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर वो न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तभी एक्ट करेगी जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का हो। अगर डिस्टेंस जो है वो इससे कम होता है, मतलब इनफैक्ट 10⁻⁻13 या 10⁻12 मीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का अगर सेपरेशन डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो भी ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। बहुत शॉर्ट रेंज के लिए ही ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू चार्ज ना, जिनका ओरिजिन जो है वो चार्ज है, ऐसी फोर्सेस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्सेस लाइकली वीक होती है। फिर वीक फोर्सेस, अभी हम पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ना, विच परफॉर्म्स, आपने अगर पढ़ा हो क्लासेस में अपने केमिस्ट्री में या और लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर लेड से ज्यादा है, जो हैवी, जिनके न्यूक्लियस हैवी होते हैं ना, वो और कुछ रेडिएशन, अननोन सा रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसमें कुछ मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, तो वो प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है ना। तो ये जो फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस, दे अकर इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो वीकेस्ट फोर्स है इस नेचर में वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका ओरिजिन है मास, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मास पोजेस करते हैं, इस मास की वजह से हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट अपने आसपास में रखे दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। तो ये सबसे वीक फोर्स है नेचर में, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इनफैक्ट एटॉमिक डायमेंशंस में, मतलब दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही नहीं करते, क्योंकि उस डिस्टेंस पर, उस ओरिजिन पर में आते ही ये जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है ना।
मतलब एक तरह से कह सकते हैं खत्म सी हो जाती है उस डायमेंशन में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पूरे यूनिवर्स का जो एक तरह से कहा जाए ओरिजिनेशन है, या ये यूनिवर्स जो है जिस किसी भी स्टेबल स्टेट में ये इस वक्त है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये फोर्स है जो हमारे सोलर सिस्टम को आपस में बांधे रखती है, स्टार्स को गैलेक्सी में बांधे रखती है, गैलेक्सीज को आपस में इंटररिलेट करके रखती है, उनको होल्ड करके रखती है। तो एक तरह से दिस होल यूनिवर्स ना, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो है तो ये वीक फोर्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यही हमारा टॉपिक है, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो हमको काफी कुछ डिस्कस करना रहेगा इस पूरे चैप्टर में, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम केपलर्स लॉस। एक तरह से केपलर्स लॉस जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रेविटेशनल थ्योरी की। और जो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो डिस्कवर किया था ना न्यूटन ने, जो हम कहते हैं न्यूटन वाज सिटिंग below a tree and suddenly an apple falls, he observes the apple and he shouted eureka eureka. That's true ना, लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं कि सिर्फ सेब गिरता हुआ देख के न्यूटन को ग्रेविटेशन का पता चला। एक्चुअली न्यूटन वाज वर्किंग ऑन केपलर्स लॉस। न्यूटन वाज क्लोजली स्टडीइंग द केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और वहां से ही उनके दिमाग में ये बात थी कि ये जो प्लैनेटरी मोशन है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे, जो रीजन है प्लैनेटरी मोशन, जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो फोर्स है ड्राइविंग फोर्स जो है प्लैनेटरी मोशन के बीच में, प्लैनेटरी मोशन के लिए ना, वो फोर्स जो है वो वही फोर्स है जिस फोर्स की वजह से एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। एंड देन ही डिस्कवर्ड और ही फ्रेम्ड दैट लॉ विच इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम केपलर्स लॉस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड फर्दर वी विल डिस्कस द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्राइव फ्रॉम इट। अब देखिए, अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए ग्रेविटेशनल थ्योरी कोई नई नहीं है, बहुत पुराने टाइम से। इनफैक्ट जैसे हम इंडियंस के लिए तो कहा जाता है कि हमको तो इसका ग्रेविटेशनल लॉस का बहुत पहले से पता था, क्योंकि हमारे जो ल्यूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स की जो भी ज्योतिषी हैं, जो पंडित हैं, जो अपने पत्रे में देख के बता देते हैं एग्जैक्टली वही डेट पर सूर्य ग्रहण, जो साइंटिस्ट हैं जो कि अब ग्रेविटेशनल थ्योरी के बेसिस पर जो प्रिडिक्ट करते हैं ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स को, वो एग्जैक्ट सेम बैठती है। मतलब तो ये कोई नई थ्योरी तो है नहीं, बहुत पुराने टाइम से लोग प्लैनेट्स को, स्टार्स को, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करें हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट वेयर पीपल यूज्ड टू बिलीव द जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी कि इस पुराने समय में लोग ये मानते थे कि अर्थ जो है, ये हमारी अर्थ जो है, ये इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। अर्थ जो है वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है, और ये पूरा यूनिवर्स, सारे प्लैनेट, सारे स्टार और जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ बीइंग द सेंटर ऑफ दिस सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो थ्योरी है इसको हम जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। हालांकि कोपरनिकस जो है उसने इसको अपोज किया, एंड कोपरनिकस सजेस्टेड अ थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। कोपरनिकस ने कहा कि एक्चुअली अर्थ जो है वो हमारा मतलब इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स का जो सेंटर है वो सन है। हीलियस, ग्रीक वर्ड हीलियस इन ग्रीक लैंग्वेज रिप्रेजेंट सन। तो कोपरनिकस का कहना था कि सन इज एक्चुअली स्टेशनरी एंड इट इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड दिस होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ जो है हमारी वो भी, और ये पूरा यूनिवर्स सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो कुछ इस तरह की थ्योरीज पहले चलती थी। ठीक है,
कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे ऑब्जर्व करने के लिए, तो लोग जैसा ऑब्जर्व करते थे उसी तरह की थ्योरी पर वो लोग बिलीव करते थे। तो देखिए कैप्लर्स लॉज है ना, मतलब जो फर्स्ट एक तरह से कहा जाए जिन पर कि हम विश्वास कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से डिस्कवर्ड लॉ या थ्योरी प्लैनेटरी मोशन के बारे में, वो कैप्लर्स लॉज है। कैप्लर लॉज जो है वो एम्पेरिकल लॉज है, एम्पेरिकल लॉज है। एम्पेरिकल लॉज मतलब दे आर ऑब्जर्व, मतलब ऐसे लॉज हैं जो कि नेचर में ऑब्जर्वेशन से फ्रेम किए गए हैं, कोई इनके पीछे कोई थ्योरी नहीं है और कहीं किसी लॉ से, किसी प्रिंसिपल से और किसी थ्योरी से हमने इनको ड्राइव नहीं किया है। एक्चुअली कैप्लर के जो एक तरह से कहा जाए, कैप्लर जिनके स्टूडेंट थे टाइको ब्राहे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने में गुजारी। ही ऑब्जर्व द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हालांकि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हमको तो सन रिलेटिव मोशन की वजह से हमको सन रिवॉल्व करता हुआ अपेयर होता है। लेकिन उन्होंने उस मोशन को भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने जितने भी जो आसपास में, मतलब उनके पास टेलीस्कोप था, उस टेलीस्कोप से उन्होंने डिफरेंट हेवनली बॉडीज के मोशन को ऑब्जर्व किया और वो सारा डेटा उन्होंने रिकॉर्ड करके, उस रिकॉर्डेड डेटा को, उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके कैप्लर ने 3 लॉज फ्रेम किए ना। कैप्लर ने बताया कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में जो रिवॉल्यूशन है प्लैनेट्स का या प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स का या किसी भी एक हेवनली बॉडी के अराउंड अगर कोई दूसरी हेवनली बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो मोशन है, ये जो प्लैनेटरी मोशन है, ये हमेशा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और वो कंडीशंस कहां से पता चली कैप्लर को? दैट ही ऑब्जर्व, दैट ही रिकॉर्डेड फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशंस दैट वर रिकॉर्डेड बाय हिज टीचर टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे के डेटा को सालों तक एनालाइज किया कैप्लर ने एंड फाइनली ही फ्रेम 3 लॉज, जो कि कैप्लर के ही नाम पर कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अपना ये ग्रेविटेशनल थ्योरी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। कैप्लर ने बताया, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, एक्चुअली मैं ये जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये सन और प्लैनेट्स के रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं, बट यही स्टेटमेंट या यही लॉज इक्वली एप्लीकेबल है फॉर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स, और जैसा कि मैंने बताया फॉर मोशन ऑफ एनी हेवनली बॉडीज, एनी हेवनली बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अदर हेवनली बॉडी। कोई भी ऐसी हेवनली बॉडी जो किसी दूसरी हेवनली बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, चाहे वो हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो है, या जो नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं वो है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है ना। बट क्या कैप्लर ने इनको सन और प्लैनेट के रिलेटिव इनके स्टेटमेंट्स डिफाइन किए, तो हम उसी तरह से इनको मैं आपको बता रहा हूं। तो कैप्लर फर्स्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू कैप्लर फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ध्यान दीजिए, कैप्लर ने बताया कि इस पूरे सोलर सिस्टम में जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उनके जो ऑर्बिट्स हैं, जो पाथ है उनका अराउंड द सन, वो कैसा है? इलिप्टिकल होता है ना? उसकी जो ज्योमेट्री है पाथ की, पाथ रिजेंबल्स एन इलिप्स। तो आगे मैं कंटिन्यू करूं तो कैप्लर ने कहा कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सन बीइंग लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। इलिप्स के जो 2 फोकाई होते हैं, मतलब 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं इलिप्स में, तो सन जो है वो उन दोनों में से किसी एक फोकस पर लोकेटेड होता है। सन बीइंग लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई, दोनों में से किसी भी एक फोकस पर सन हो सकता है।
तो ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड द पोजीशन ऑफ द सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। तो अगर मान लीजिए मैं ये इलिप्टिकल पाथ कंसिडर कर लूं किसी भी एक प्लैनेट का, ना, और ये दो हम एक्सिस ले लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पॉइंट को हम अगर ओरिजिन मान लें तो हम जानते हैं कि ये जो एक्सिस है हमारे, जो एक्सिस जिसके अराउंड डायमेंशन जो है वो ज्यादा होती है एलिप्स की, ये कहलाता है मेजर एक्सिस, और जिस एक्सिस के अराउंड जो एलिप्स की डायमेंशन है वो कम होती है वो कहलाता है माइनर एक्सिस। तो ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये हमारा माइनर एक्सिस है। इसमें से आधा जो डिस्टेंस है, मतलब हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस, और इसी तरह से ये हाफ कहलाएगा, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस। कोई दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम फोकस कहते हैं ना, लेट अस से दिस टू बी F1, दिस टू बी F1। कहा यह जाता है कि अगर आप इलिप्स ड्रॉ करोगे तो यहां पर मान लीजिए दो नीडल या दो नेल्स जो है यहां पर आपने लगा दी, और यहां से दो थ्रेड बांध दिए, उन थ्रेड से आपने पेंसिल को पकड़ लिया, उन थ्रेड से पेंसिल को पकड़ लिया, आप उसको पेंसिल को घुमाओगे, है ना, तो ये इलिप्स के पाथ पर आप घूम सकते हैं। तो वो जो फिक्स पॉइंट्स है ये फोकस करेगा, ताकि आपने पढ़ा होगा इन द कोनिक सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इलिप्स जो है, ठीक है। तो ये इलिप्स है, ये दो पॉइंट फोकस कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केपलर, सन जो है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे होता है। मैं मान लीजिए F1 पे कंसीडर कर रहा हूं सन को, तो सन इज एट F1 फोकस, या F2 पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों में से किसी एक फोकस पे लोकेटेड होगा सन। पोजीशन ऑफ सन विल बी एट फोकस, और प्लैनेट इस सन के अराउंड इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी इस ज्योमेट्री, इलिप्स की ज्योमेट्री को और डिस्कस करें तो एक टर्म डिफाइन करते हैं हम फॉर इलिप्स, जो कहलाती है एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। लेट अस से ये जो पॉइंट है OA, इसको मैं A कह देता हूं, ये पॉइंट A जो है, इस पॉइंट को मैं B कह देता हूं एग्जांपल के लिए, इसको मैं कह देता हूं C, एंड लेट अस से दिस टू बी D। तो OC या OD जो है ये तो सेमी माइनर एक्सिस हो गए, है ना, और OA या OB जो है ये सेमी मेजर एक्सिस। जनरली सेमी माइनर एक्सिस को हम B और सेमी मेजर एक्सिस को हम A अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं एक्सेंट्रिसिटी, में बता रहा था आपको, एक टर्म हम लिख सकते हैं फॉर एन इलिप्स एक्सेंट्रिसिटी, E से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी डिस्टेंस होता है ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, है ना। इसको हम लिख सकते हैं OS ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस, चाहे ये फोकस हो चाहे ये फोकस हो, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। तो OS डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, तो बेसिकली मैं OS को लिख सकता हूं A into E, है ना। ओरिजिन से जो सन का डिस्टेंस, सॉरी, जो हमने सेंटर लिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, सेंटर से और सन तक का जो डिस्टेंस है वो A into E होता है। E इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है और A जो है वो सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, इसी को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली ये हमको ऑर्बिट्स की ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बताया कि एक्चुअली जो ऑर्बिट्स है सन, मतलब प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स है अराउंड द सन, दे आर इलिप्टिकल इन नेचर, और सन की जो पोजीशन है वो किसी एक फोकस पे होगी। अच्छा देखिए, इसमें सन जब मूव करेगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर अराउंड दी, सॉरी, प्लैनेट जब रिवॉल्व करेंगे अराउंड दी सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सन तो फोकस पर है ना। तो यहां पर कुछ ऐसा टाइम आएगा जब सन, वो प्लैनेट जो है वो सन के सबसे ज्यादा पास में होगा, है ना। जैसे यहां इस वाले एरिया में आएंगे तो आप देखिए डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है, ए पर जो डिस्टेंस है वो
मिनिमम होगा, ए पर जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। फिर जैसे ये आगे मूव करेंगे तो डिस्टेंस सन का और प्लैनेट के बीच का क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लैनेट टू सन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लैनेट टू सन, ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं पेरिजी। हाँ, ये डिस्टेंस कहलाता है पेरिजी। तो जनरली देखा जाए एएस डिस्टेंस इज पेरिजी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड व्हेन ऑफ प्लैनेट विल बी एट ए, जब प्लैनेट पॉइंट ए पर होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा रिलेटिव टू सन वो मिनिमम होगा ना, वो प्लैनेट के सबसे सन के सबसे पास में होगा प्लैनेट उस टाइम पर। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन, या एक तरह से कहा जाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट टू सन, ये डिस्टेंस कहलाता है पेरिजी। और इस डिस्टेंस पेरिजी को हम एएस को क्या लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस एएस जो है वो पेरिजी है, और एएस को हम लिख सकते हैं ओए माइनस ओएस, ओए माइनस ओएस। ओए है हमारा ए, सेमी मेजर एक्सिस, ओए इज ए सेमी मेजर एक्सिस, तो ओएस हमने लिखा था, देखिए ओएस को लिखा था हमने एई, तो माइनस एई। ये जो डिस्टेंस है पेरिजी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लैनेट टू सन, ना पेरिजी, ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस ई। ए सेमी मेजर एक्सिस है और ई उस प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट ये कहलाता है एपोजी। इस डिस्टेंस को कहा जाता है एपोजी, है ना। तो बताइए, देखिए इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर, हाँ तो बच्चों जैसा हम बात कर रहे थे कि जैसे मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, वो पेरिजी कहलाता है। ऐसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए एक ऐसी पोजीशन आएगी प्लैनेट की जब प्लैनेट सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, मींस प्लैनेट विल बी एट फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। तो ये जो पोजीशन है प्लैनेट की when it will be at maximum distance from the sun, ये कहलाती है एपोजी। तो सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने कंसीडर किया है प्लैनेट का और सन को मैंने अपने फोकस पे कंसीडर किया है, तो इस किस पर्टिकुलर पोजीशन पर, इस इलिप्टिकल पाथ के किस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको ऐसा लगता है, बताइए कि प्लैनेट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा सन से। विच पोजीशन शुड बी कंसीडर्ड एज एपोजी ऑन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट? तो हम देखें तो देखकर साफ पता चल रहा है कि जब प्लैनेट बी पोजीशन पर होगा, व्हेन प्लैनेट विल बी एट पोजीशन बी, तब जो डिस्टेंस होगा सन का और प्लैनेट का वो मैक्सिमम आएगा, है ना। तो दिस डिस्टेंस एस बी को ही हम लिखेंगे एपोजी। ये डिस्टेंस एस बी कहलाएगा एपोजी। एपोजी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, या वो पोजीशन प्लैनेट की जब प्लैनेट जो है फारदेस्ट होगा सन से, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। तो ये एस बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए एस बी कितना आएगा, ओबी प्लस ओएस। ओबी तो सेमी मेजर एक्सिस है ए, और ओएस कितना है ए, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, या ए कॉमन ले ले 1 प्लस ए। ए क्या है, ए प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस है, और ई प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से कंप्लीट एनालिसिस ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, जो हमको ये बताता है कि प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, जहां पर सन की जो पोजीशन है वो इलिप्स के दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर फोकस पर। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। उसका रीजन क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट मीन्स रेडियल लाइन जो सन और प्लैनेट को आपस में ज्वाइन करती है, दैट लाइन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो वो लाइन की जो पोजीशन है, रेडियल पोजीशन, वो चेंज होगी, है ना। तो वो लाइन जो है रिलेटिव टू दी पोजीशन ऑफ सन, सन की पोजीशन के रिलेटिव वो क्या है, कुछ एरिया स्वेप्ट करेगी स्पेस में जब प्लैनेट मूव करेगा, है ना। तो ये जो लाइन है इट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर हम पर यूनिट टाइम की बात करें तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम को मैं कह सकता हूं एरियल वेलोसिटी। लेट अस से एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय द रेडियल लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, लेट अस से दैट मींस एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम एरियल वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्लैनेटरी मोशन। चाहे प्लैनेट सन के पास में है, मीन्स पेरिजी पर है, मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच पर है प्लैनेट सन के, या फारदेस्ट पॉइंट पर है, लेकिन ये एरियल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। द लाइन विल स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए जैसे कि ये हम कंसिडर कर रहे हैं एक प्लैनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहां इस फोकस में हम सन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी प्लैनेट पॉइंट यहां पर है प्लैनेट, लेट अस से दिस पॉइंट टू बी ए। तो ये लाइन जो सन को प्लैनेट से ज्वाइन कर रही है ना, ये लाइन हो गई रेडियल है। अब देखिए जैसे जैसे प्लैनेट आगे मूव करेगा तो ये रेडियल लाइन की पोजीशन चेंज होगी। मान लीजिए प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, है ना। तो ये रेडियल लाइन यहां पे आ गई। ये जो एरिया स्वेप्ट किया इस रेडियल लाइन के स्पेस में वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मान लीजिए इसमें टाइम लगा कितना, डेल्टा टी। इसी में यहां पर कंसीडर कर लीजिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लीजिए क्यू, एक पॉइंट ले लीजिए एस। तो जब प्लैनेट पॉइंट पी पर है तो ये रेडियल लाइन ये आएगी। तो इस रेडियल लाइन की जो लेंथ है वो रिलेटिवली चेंज होती रहेगी जैसे जैसे प्लैनेट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, और जब एस पर पहुंचेगा तो ये लाइन नहीं आएगी। अब जो एरिया स्वेप्ट किया क्यू से एस तक मूव करने में, वो एरिया ये हो गया, एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियल लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, है ना। एरिया ये आ गया हमारा P2S। मान लीजिए इसमें भी टाइम लगा डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल दोनों सेम, ए से बी तक मूव करने में और क्यू से एस तक मूव करने में। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं एरिया PBS, सॉरी ABS will be equal to area Q, इसको आर ले लीजिए, QRS। मीन्स अगर सेम टाइम में, मतलब जितना टाइम ऐसे बी तक आने में लगा है उतने ही टाइम में ऑफ द प्लैनेट जो है वो क्यू से आर तक मूव करता है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियल लाइन while moving from Q to R and area swept by the radial line while moving from A to B will be equal areas. Means equal area will be swept by the radial line joining planet and sun in equal interval of time, या एक तरह से कहे उसकी इस लाइन की